बेटा 24 फरवरी को आपका पेपर है मैथ्स का क्लास 10th में, और उसके लिए हमने तैयार किए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और आपको मैं बताता हूं ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में कि ये है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। हम रियल नंबर में जानेंगे कि रियल नंबर में आखिर क्वेश्चन में से पूछता क्या है वो। तो रियल नंबर में आपको दो नंबरों के बारे में पता होना चाहिए, एक तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर भी हो और इरेशनल भी हो तो वो नंबर कौन से कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर में आपका एक पार्ट होता है रेशनल नंबर और एक पार्ट होता है इरेशनल नंबर। यहां से आपको पूछा जाता है व्हाट इज द रेशनल नंबर, व्हाट इज द डिफाइन ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, बट क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। बट क्यू नॉट इक्वल टू जीरो ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सारे के सारे रेशनल होते हैं। जितने भी होल नंबर्स होते हैं सारे के सारे रेशनल होते हैं। जितने भी इंटीजर होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा? रेशनल होते हैं। तो बेटा एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर नंबर इज अ रेशनल नंबर, और बट एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। पर अगर हमने उल्टा बोला, हमने अपोजिट बोला, तो हमें लगेगा कि भाई एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर। फॉल्स। एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर क्या होगा? फॉल्स। पर एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू। पर एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, फॉल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां से इरेशनल नंबर्स। इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पे, यहीं से क्वेश्चन बनके तैयार होता है और हर साल पेपर में आ रहा है यहां से क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आएगा? ये फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा, या फिर आपके वन वर्ड में आएगा, या ट्रू फॉल्स में आएगा। तो क्वेश्चन क्या रहेगा कि रूट टू कैसा नंबर है? तो रूट टू रेशनल है कि इरेशनल है? तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि रूट टू कैसा नंबर है आपका? इरेशनल नंबर है। रूट थ्री कैसा नंबर है आपका? इरेशनल नंबर। रूट फाइव कैसा नंबर है आपका? इरेशनल नंबर है। तो यहां से हम देखेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एक फॉर्मूला जो कि अभी पिछले साल 2025 में ही पेपर में आया हुआ है। क्या फॉर्मूला है बेटा? एलसीएम ए कॉमा बी। मतलब दो नंबरों का हमने एलसीएम निकाला, दो नंबरों का हमने एलसीएम निकाला, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, उन संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला तैयार होता है। एलसीएम होता क्या है? तो एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम निकालते कैसे हैं? तो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, दिस कॉल्ड एलसीएम। क्या होता है बेटा? एलसीएम। एलसीएम एचसीएफ के लिए आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दिया जाएगा। एचसीएफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, इट्स कॉल्ड एचसीएफ। अब हम लोग और नंबर सिस्टम के बारे में आनेंगे तो यहां पे आता है प्राइम नंबर्स। क्या आता है बेटा? प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स में क्या होता है? सबसे बड़ी बात होती है कि ऐसे नंबर जो किसी की टेबल में नहीं आते, ऐसे नंबर जो किसी की टेबल में नहीं आते वो कहलाते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी ना किसी की टेबल में आते हैं। अब पहले मैं आपको प्राइम नंबर्स की बात करूंगी। प्राइम नंबर्स में पूछा क्या जाता है? तो सबसे पहले पूछेगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना होता है बेटा? 2। और जब भी आपको एलसीएम करना हो, एचसीएफ करना हो, फैक्टर करने हो, तो इन्हीं नंबरों की जरूरत होगी। सबसे पहले हम टू की कंडीशन से चेक करते हैं, फिर 3 से चेक करते हैं, फिर 5 से चेक करते हैं, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से। तो ऐसे नेक्स्ट क्रम चलता रहता है। इनको, इन नंबरों को कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बेटा? ऐसे नंबर जो किसी ना किसी की टेबल में आते हैं। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। 4 के बाद हम देखते हैं 6, 8, 9, 10। ये किसी ना किसी की टेबल में आते हैं। और ऐसे नंबर जो किसी की टेबल में नहीं आते वो कहलाते हैं बेटा प्राइम नंबर। अब 1 आपने देखा ना, तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट। तो हमने क्या लिखा है कि 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। ना तो ये कंपोजिट होता है और ना ही ये प्राइम होता है। इसके बाद हम लोग इसमें चर्चा करेंगे सेकेंड चैप्टर पे। सेकेंड चैप्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। सेकेंड चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है बेटा? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को हिंदी में कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं बेटा? बहुपद। तो इसमें हम देखते हैं डिग्री के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे डिग्री। तो पॉलिनोमियल को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, पर आपको उससे पहले मैं समझा देता हूं कि पॉलिनोमियल की पहचान क्या है। तो जब भी हम लोग किसी वेरिएबल्स के ऊपर, वेरिएबल क्या होते हैं? एक्स वाई जेड। जब भी किसी वेरिएबल, वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड के ऊपर पावर चेक करते हैं, पावर मतलब डिग्री चेक करते हैं। और डिग्री कैसे होनी चाहिए बेटा? होल नंबर में होनी चाहिए। किस नंबर में होनी चाहिए बेटा? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि होल नंबर्स कहां से चालू होते हैं बेटा? 0 से चालू होते हैं। कहां चालू होते हैं बेटा? स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, 1, 2, 3, और कहां तक चलते हैं? नॉट डिफाइन तक। कहां तक चलते हैं बेटा? नॉट डिफाइन तक चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल को हमने 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहला लीनियर पॉलिनोमियल पेपर में आ चुका है,
और आने के चांस है। तो लीनियर पॉलिनोमियल को पहचाने कैसे, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। जैसे x की पावर यहां पर कितनी है बेटा, 1, तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे बेटा, लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहेंगे बेटा, जिसकी डिग्री कितनी होती है बेटा, 2 होती है। जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2। जैसे यहां पर पावर कितना है, 2, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है बेटा, 3 होती है, और इससे कहेंगे हम लोग क्यूबिक। तो यहां पर सबसे हाईएस्ट डिग्री कितनी है बेटा, 3। हम इसको पावर कहते हैं, और मैथमेटिकल लैंग्वेज में यहां पर हम इसको डिग्री कहेंगे। क्या कहेंगे, यहां पर डिग्री 1 है, यहां डिग्री 2 है, यहां डिग्री 3 है। तो डिग्री 3 तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल। ये पेपर में आता है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ जीरोस। तो बेटा जिसकी डिग्री 1 या लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना होता है, 1। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना होता है बेटा, 2। अगर मान लो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना होता है, 3। अगर 3 से कम नहीं होता, इसमें 2 से कम नहीं होता, इसमें 1 से कम नहीं होता है। अब बात करते हैं, पेपर में कभी कभार डायरेक्टली वन वर्ड में आ जाता है। क्या आता है वन वर्ड में, सबसे पहले कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax स्क्वायर bx प्लस c बट a नॉट इक्वल टू 0, बट a नॉट इक्वल टू 0। अब बात करते हैं दो फॉर्मूले जो कि हमेशा किसी ना किसी साल ये पेपर में आते ही रहते हैं। फॉर्मूला कौन सा है, सम ऑफ जीरो, जिसे हम अल्फा प्लस बीटा के नाम से भी जानते हैं। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस के बी अपॉन ए। बी क्या है बेटा, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं बी। तो बी क्या होता है बेटा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या होता है बेटा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या है यहां पर, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसे कि हम बात करेंगे बेटा, बी क्या है बेटा, एक्स का कॉफिशिएंट है, और ए क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। तो यहां पर आता है माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं कि सी अपॉन ए। सी को कहते हैं बेटा कांस्टेंट वैल्यू, सी को कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू, और ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहां पर एक ऑब्जेक्टिव या वन वर्ड बन के तैयार होता है क्या, तो यहां पर हमें बात करनी है नंबर ऑफ जीरोस की। किसकी बात करते हैं बेटा, जब भी यहां पर देखेंगे कोई लाइन आती है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, इस प्रकार से पेपर में आएगा, ग्राफ बना हुआ, टेबल बनी हुई, कुछ बना हुआ आएगा, और आपको इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ आएगा। तो आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं, तो 1, 2 और 3। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे बेटा, 3। अगर ये 2 बार कट करेगी तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 2। क्लियर है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताएं। यहां से आपके ऑब्जेक्टिव या आपके वन वर्ड, आपके ट्रू फॉल्स या आपकी मैचिंग में आने के चांस हैं। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा यहां पर चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहां पे हम 2 वेरिएबल की बात करेंगे। जैसे 2 वेरिएबल में हम सबसे पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई। अब यहां पर हमने 2 वेरिएबल कौन से लिए, एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई में क्या लिखा है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये पेपर में आ चुका है, ये पेपर में आ चुका है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा गया है, पेपर में आ चुका है यहां पर। और हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि एक हमारे पास इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहां पर इसको कहते हैं पेयर। क्या कहते हैं इसको, पेयर। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे a1 a2 नॉट इक्वल b1 b2, a1 a2 नॉट इक्वल b1 b2। अगर इस प्रकार से कंडीशन बनती है किसी भी लीनियर इक्वेशन की, तो यहां पर जो लाइन बनेगी वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन रहेगी, और साथ ही वो लाइन हमारी कंसिस्टेंट भी रहती है। साथ ही वो लाइन कैसी रहती है, कंसिस्टेंट। और हम देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन किस तरीके होती है, यहां पर 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ओनली 1 पॉइंट पर, ओनली 1 पॉइंट पर ये 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। और हम देखेंगे तो ऐसी लाइन को हमारे पास जो सॉल्यूशन बनता है वो बनता है यूनिक सॉल्यूशन। कैसा बनता है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर कंडीशन बनती है a1 a2 इक्वल b1 b2 नॉट इक्वल c1 c2, इस प्रकार की कंडीशन बनती है, तो जो लाइन रहती है वो कहती है पैरेलल लाइंस। क्या कहते हैं इसको, पैरेलल लाइंस। और दूसरा जहां पर लाइन बनती है इनकंसिस्टेंट, क्या बनती है बेटा, हिंदी में इसको असंगत रेखाएं कहते हैं, इनकंसिस्टेंट, और इसमें होता है नो सॉल्यूशन। ये पेपर में आ चुकी है। तीसरा हमारे पास जो कंडीशन होती है, इफ a1 a2
इक्वल B1 B2 इक्वल C1 अपॉन C2, तो यहां पर इसे कहते हैं कंसिस्टेंट को एक और नाम से जाना जाता है डिपेंडेंट। किस नाम से जाना जाता है बेटा? डिपेंडेंट लाइंस के नाम से जाता है। और दूसरा इसको कहते हैं कोइंसिडेंस लाइन। कोइंसिडेंस लाइन हिंदी में संपाती लाइंस कहते हैं। इसमें हम बात करेंगे कि ये पूरी लाइन अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनाती है तो बहुत सारे जो पॉइंट हैं जो मिल रहे हैं, तो इसके जो आंसर रहते हैं वो होते हैं इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट इसका होता है बेटा वन सॉल्यूशन, और ये लाइन मिल ही नहीं रही है तो बेटा नो सॉल्यूशन। और यहां पर तो एक लाइन दूसरी मिल ही नहीं रही है तो बेटा नो सॉल्यूशन। और यहां पर तो एक लाइन दूसरी लाइन से मिले ही जा रही है तो इसको कहते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो यहां पर इस चीज को समझेंगे। ये थर्ड चैप्टर हमारा खत्म होता है, यहां से चालू होता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप कहेंगे कि सर क्वाड्रेटिक के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल्स में, तो वहां पर हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और यहां पे हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिफरेंट क्या है बेटा? वहां पर हमने देखा कि दोनों की हाईएस्ट डिग्री होती है 2, चाहे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। तो यहां पर दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां पर हमारे साथ इक्वल का साइन चालू हो जाएगा और वहां पर इक्वल का साइन नहीं था। तो यहां पर कंडीशन बनेगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और वहां पर जो कंडीशन थी वो थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, यहां पर देखेंगे a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर a की वैल्यू 0 होती है तो यहां पर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। नेक्स्ट बेटा, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। आपसे पेपर में क्या पूछा जा सकता है बेटा? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कभी बार ये पूछा जाता है कि d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac को किस नाम से जाना जाता है? तो नाम है उसका डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं बेटा? डिस्क्रिमिनेंट के नाम से। एक कंडीशन होती है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अगर किसी d की वैल्यू, या हम कह सकते हैं यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी हो, कहने का मतलब होता है कि हमारी वैल्यू पॉजिटिव हो। कैसी हो बेटा? हमारी वैल्यू पॉजिटिव हो। जब वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इसके बेटा दो आंसर रहते हैं, दोनों आंसर अलग अलग रहते हैं, डिस्टिंक्ट आंसर कहलाते हैं और रियल होते हैं। दोनों आंसर कैसे होते हैं बेटा? रियल होते हैं। अगर कंडीशन बनती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, अगर आंसर हमारा 0 आता है डिस्क्रिमिनेंट का, जब आंसर 0 आता है डिस्क्रिमिनेंट का, तो यहां पर भी कंडीशन क्या बनती है? 2 इक्वल रियल रूट्स। यहां पर हमारे जो रूट होते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, और हमारे जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? रियल होते हैं। दोनों कंडीशन में आपके रियल रूट्स बनेंगे। दोनों कंडीशन में आपके कैसे रूट्स होंगे? रियल रूट्स हैं। तीसरी कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तीसरी कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। यहां पर देखेंगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। हम इसको इमेजिनरी रूट्स के नाम से भी जाना जाते हैं, इमेजिनरी रूट्स भी हम इनको कहते हैं। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पेपर में पूछा जाता है कभी कभार, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को किस नाम से जाना जाता है? तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को किस नाम से जानते हैं बेटा? श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य, सॉरी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, श्रीधराचार्य। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूले के नाम से भी जाना जाता है। कौन से फॉर्मूले को? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को श्रीधराचार्य फॉर्मूले के नाम से भी जाना जाता है। और यहां पर हम बात करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। हाँ बेटा, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं बेटा? एपी के नाम से इसको जाना जाता है। अब एपी क्या होता है? एपी को सबसे पहले पहचानना आना चाहिए। तो एपी को पहचानने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होता है बेटा a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 का मतलब होता है कि यहां पर सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करना है। सेकेंड टर्म से हमें क्या करना है? फर्स्ट टर्म माइनस करना है, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो कोई भी टर्म्स, जो कोई भी हमारे पास जो लिस्ट आई है वो एपी है या नहीं। अब एपी के लिए हमारे पास जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इस प्रकार से एक लिस्ट आती है, जिसे हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। जो जनरल फॉर्म होती है एपी की, वो क्या होती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये होती है बेटा जनरल फॉर्म। इस तरीके से चलती जाती है। इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, इसको कहते हैं सेकंड टर्म, इसको कहते हैं थर्ड टर्म, इसको कहते हैं फोर्थ टर्म। अगर मैंने कहा कि 10 टर्म निकालना है, अगर हमें 10वां पद निकालना है, तो बेटा 10 टर्म्स निकालेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस 9d, a प्लस 9d। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर एपी की। तो यहां पर a जो होता है वो होता है फर्स्ट टर्म, d जो होता है उसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और यहां n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ टर्म्स।
डी का होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है डी। अब यहां पर दो प्रकार की एपी होती है, एक होती है फाइनाइट एपी और एक होती है बेटा इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी वो होती है जिसका हमें लास्ट टर्म पता हो, जिसका हमें क्या पता हो बेटा, लास्ट टर्म पता हो, तो उसे कहते हैं फाइनाइट एपी। और जिसका हमें लास्ट टर्म नहीं पता हो उसको कहते हैं हम लोग इनफाइनाइट एपी। अब यहां पर बात करते हैं nth टर्म्स ऑफ एन एपी। ये फॉर्मूला पूरे 5.2 और 5.3 में इसकी बहुत जरूरत है इस फॉर्मूले की। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन का मतलब होता है nth टर्म्स, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स और डी का मतलब आप जानते हैं कॉमन डिफरेंस। और नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करेंगे, द सम ऑफ, सम का मतलब एडिशन। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम जब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन डी। ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स का। पर ये नेक्स्ट फॉर्मूला जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो, जब हमें फर्स्ट टर्म्स गिवन हो, जब हमें लास्ट टर्म्स गिवन हो, तो हम ये फॉर्मूला भी हम यूज कर लेते हैं। ये एक बार पेपर में ये फॉर्मूला डायरेक्टली आ चुका है। यहां पर हम जब भी कभी फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स को या नेचुरल नंबर्स को प्लस करते हैं तो फॉर्मूला बनता है एस एन इक्वल टू एन एन प्लस वन अपॉन टू। अगर कभी कभार अर्थमेटिक मीन में जैसे मान लो तीन आपके पास एपी में मीन दिए हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, तो हमें आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला तैयार है बी इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन टू। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कॉमन डिफरेंस होता है जिसको हमने डी से रिप्रेजेंट किया था, कॉमन डिफरेंस होता है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का नाम है ट्राइंगल्स। चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है बेटा, ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के बारे में हम लोग समझेंगे। यहां से देखते हैं हम लोग कितना समझते हैं। तो टू हैविंग द सेम शेप एंड नॉट नेसेसरी द सेम साइड। नॉट नेसेसरी द सेम साइड बेटा, दो अगर हम बात करते हैं, कोई भी दो आकृतियों की बात करते हैं, दो फिगर्स की बात करते हैं जिनका शेप कैसा हो, सेम हो, पर साइज सेम हो कंपलसरी नहीं है, तो ऐसे फिगर्स को हम कहते हैं सिमिलर फिगर। ऐसे फिगर्स को हम क्या कहते हैं बेटा, सिमिलर फिगर। अब यहां पर लिखा हुआ है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। जितने भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो उसके जो फिगर्स होते हैं वो सब सिमिलर होते हैं, बट सिमिलर फिगर्स नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। पर जितने भी आपके सिमिलर फिगर हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं वो सिमिलर हो सकते हैं पर सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं। तो नेक्स्ट बेटा बात करेंगे करस्पॉन्ड। यहां पर अगर दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है या टू पॉलीगन्स जिनकी नंबर ऑफ साइड सेम है, या दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं या दो पॉलीगन जिनकी नंबर ऑफ साइड सेम है, तो वो उसमें हम पहली कंडीशन देखेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और जिनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो सेम रेशियो में, सेम रेशियो को हम प्रोपोर्शनल भी कहते हैं, सेम रेशियो को हम प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर यह है कि ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि ऑल सर्कल्स, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर। बेटा फिर से एक बार रिपीट करूंगा इस लाइन को कि ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में कि ऑल सर्कल्स, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ये तीनों कैसे होते हैं, सिमिलर फिगर होते हैं। तीनों कैसे फिगर बनाते हैं, सिमिलर फिगर बनाते हैं। अब यहां पर ऑब्जेक्टिव या वन वर्ड्स में पूछा जाता है कि बीपीटी का फुल फॉर्म होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। यहां पर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम जो बीपीटी का अपोजिट होता है या बीपीटी का कन्वर्स होता है, विलोम कहते हैं इसको, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो हमें थेल्स का स्टेटमेंट याद करना है, बीपीटी का स्टेटमेंट याद करना है, कन्वर्स का स्टेटमेंट याद करना है। और नेक्स्ट जो थ्योरम में आती है हमारी एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो यहां पे ये कुछ कॉन्ग्रुएंसी रूल हैं जिनके बारे में हम लोग चैप्टर में आगे समझेंगे, जब हम लोग आगे की वीडियो में इसमें जानेंगे कि ये क्या चीज है। और सबसे मेन इंपोर्टेंट यहां पर एक बात मैं बताना चाहता हूं कि थेल्स थ्योरम, यहां पर एक व्यक्ति है थेल्स, तो थेल्स के बारे में जानना है कि ये थेल्स कहां के थे, ये कहां पर इनका जन्म होता है और इनकी डेट ऑफ बर्थ, यहां इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, यहां पे हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट की। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं कि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि पेपर में आ सकता है यहां से और सेकंड यहां से, तो इंपॉर्टेंट क्यों है कि द डिस्टेंस
ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाएगा तो हमारे पास आंसर होगा एक्स कोऑर्डिनेट या एफ सीधा या एक्स कोऑर्डिनेट। कहां से डिस्टेंस पूछेगा? वाई एक्सिस से। अगर यही डिस्टेंस पूछता है बेटा एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो होती है वाई कोऑर्डिनेट। क्या होती है बेटा? वाई कोऑर्डिनेट, या उसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर हम बात करेंगे कि यहां पर आपके पास जो नंबर दिए हैं 2,3, अगर यहां पर पूछा गया कि भाई वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस बताइए तो आंसर आपका 3 आएगा, और वाई एक्सिस से सॉरी डिस्टेंस बताएंगे तो आंसर आपका क्या आएगा बेटा? 2 आएगा। और अगर मान लो एक्स एक्सिस से आपकी जो डिस्टेंस बताई जाएगी, मान लो यहां पर 2,3 है, तो आपका आंसर 3 आएगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे वाई एक्सिस पे वाई का मान 0 होता है, एक्स एक्सिस पे वाई का मान 0 होता है, और वाई एक्सिस पे एक्स का मान 0 होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी को याद होगा। डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या होता है कि दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस निकालेंगे, जैसे हमने पहले को मान लिया x1 y1, इसको मान लिया हमने x2 y2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बनेगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यहां से हम जब ओरिजिन से बात करते हैं 0,0, ओरिजिन क्या होता है बेटा? 0,0, तो यहां से जब डिस्टेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सेक्शन फॉर्मूला या डिवीजन फॉर्मूला, बात एक ही है। तो यहां पर जो सेक्शन फॉर्मूला होता है m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। यहां पर हम बात करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? जब दो के बीच की जो डिस्टेंस है या मिड पॉइंट निकालना होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। जब मिड पॉइंट निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। चैप्टर नंबर 8 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 8 का नाम है इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12। 12 में कुछ नहीं है, 12 में आप बस देख लें ये सारे फॉर्मूले हैं। चैप्टर नंबर 12 का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो यहां पर आपके चैप्टर में सारे फॉर्मूले यूज होंगे, फॉर्मूलों के अलावा कुछ नहीं है। आपके जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूले बेस पे ही हैं। यहां पर जैसे पहले जो फॉर्मूले लिखे हैं वो तीनों क्यूब के फॉर्मूले हैं। लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया एक ही बात है यहाँ, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर ये 3 फॉर्मूले हैं वो क्यूबॉइड के हैं। यहां पर क्यूबॉइड में बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम यहां पर हम बात करते हैं तो ये तीनों फॉर्मूले हमारे कौन के हैं? या कौन में बात करेंगे तो यहां पर कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और हम वॉल्यूम की बात करेंगे। और यहां पर ये एक फॉर्मूला है स्लैंट हाइट, जो कि एक बार पेपर में भी आ चुका है रिसेंटली। यहां पर नेक्स्ट जो फॉर्मूले हैं हमारी बात करेंगे, यहां पर सिलेंडर के फॉर्मूले हैं। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये फॉर्मूले सिलेंडर के फॉर्मूले हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट फॉर्मूले हैं ये हमारे हेमिस्फीयर के हैं। हेमिस्फीयर के फॉर्मूले में कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूले की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे जो फॉर्मूले हैं वो स्फीयर के फॉर्मूले हैं। स्फीयर में ओनली 2 फॉर्मूले यूज होते हैं, एक तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में जानेंगे। चैप्टर नंबर 13 का नाम है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में पहला फॉर्मूला हमारा होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। इसको हम xi से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? xi से रिप्रेजेंट करते हैं। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। जो अपर लिमिट जैसे फॉर एग्जांपल 20 से लेकर 25, इसको बोलते हैं हम अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। अगर पेपर में मिड पॉइंट मध्य बिंदु पूछा जाए या सर मिड नंबर पूछा जाए तो हम लोग इसमें प्लस करके इन दोनों में 2 का डिवाइड निकालते हैं, तो इससे क्लास मार्क भी बोलते हैं। ठीक है। मीन जो निकालते हैं, मीन निकालने के हमारे पास क्या तरीके हैं? तो बेटा पहला जो तरीका है वो डायरेक्ट मेथड है। क्या डायरेक्ट मेथड में बात करेंगे? सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। दूसरा है बेटा एज्यूमिंग मेथड। ये इसका फॉर्मूला है बेटा a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। तीसरा फॉर्मूला है बेटा स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीनों ही तरीके मीन निकालने के लिए, तीनों ही तरीके किसके बेटा? मीन निकालने के लिए हैं। पर पेपर में कोई भी ऐसा नहीं लिखा आता है कि कंपलसरी इसी फॉर्मूले के यूज करो, पर हमें तीनों फॉर्मूले याद होना चाहिए। सेकंड फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला है बेटा मोड का। मोड को जहां पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो वहां पे मोड होता है टू द ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। यहां पर ये है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये होती है हमारे पास 90 डिग्री के सामने वाली साइड को कहते हैं हाइपोटेनियस। इसको कहते हैं हम लोग बेस, बी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होती है पाइथागोरस हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां पर एक ट्रिक याद करते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। किसी से भी ये ट्रिक को हम याद कर सकते हैं। जैसे यहां पर है साइन ए कॉस ए टेन ए, कॉसेक ए सेक ए कॉट ए। जैसे फॉर एग्जांपल साइन ए का फॉर्मूला आया तो साइन ए का फॉर्मूला होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जैसे ही जस्ट अपोजिट फॉर्मूला होती है, कॉसेक का होता है
हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक का होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉट का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक, कोसेक का जस्ट अपोजिट होता है साइन, कॉस का जस्ट अपोजिट होता है सेक, सेक का जस्ट अपोजिट कॉस, टेन का जस्ट अपोजिट कॉट होता है, कॉट का जस्ट अपोजिट होता है बेटा टेन। तो बेटा ये सारे फॉर्मूले इसी के बेसिस पे बने हुए हैं। इसी से साइन ए इंटू कॉसेक ए कितना होता है 1, कॉस ए इंटू सेक ए कितना होता है बेटा 1, टेन ए इंटू कॉट ए कितना होता है बेटा 1। टेन ए का एक एवरग्रीन फॉर्मूला है साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए का होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। यहां से हम याद करेंगे इस फॉर्मूले को, काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर साइन स्क्वायर ए वही का वही है, हमने देखा ये प्लस का है, उधर जाके कैसे हो जाएगा माइनस का। अगर यहां से इसको हटाएंगे तो इस पूरे पे हम रूट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं बेटा कॉस स्क्वायर ए। यहां पर कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, जब साइन स्क्वायर ए प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां पर हम याद करेंगे बेटा HT1, याद करेंगे HT1। HT का मतलब S का मतलब साइन तो नहीं हो सकता क्योंकि साइन हमारे पास पहले से ऑलरेडी हो चुका है, तो S का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर सेक स्क्वायर ए, और T का मतलब होता है टेन स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर ए वहीं का वहीं है, तो ये माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और अगर हम लोग टेन स्क्वायर को वहीं का वहीं रखेंगे तो 1 प्लस है उधर जाके ट्रांसपोज होकर माइनस का हो जाएगा। यहां पर बात करेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1, CC1 के नाम से जानते हैं इसको, CC1। तो कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहां पर कॉसेक और कॉस, यहां पर हम बात करते हैं एस की और यहां पर हम बात करते हैं टी की, यहां पर एस पहले आएगा और टी बाद में आएगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए रखेंगे हम इसको। कॉसेक स्क्वायर को वहीं का वहीं रखेंगे तो माइनस का ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगा ये प्लस का कॉट स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर वहीं का वहीं मान के चलेंगे तो ये बेटा 1 प्लस का उधर जाके कैसे हो जाएगा माइनस का। इसके बाद जो टेबल है, टेबल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसको समझेंगे टेबल के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या है, यहाँ पर हाइट और डिस्टेंस के बारे में जानेंगे, कुछ एंगल्स के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट है बेटा कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है एक कहीं जैसे आप लोग किसी ग्राउंड में हैं और ग्राउंड से हम लोग किसी भी काइट या किसी पक्षी को या आकाश की ओर ये देख रहे हैं तो उसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे कोई व्यक्ति है, उसकी आई है, तो जब जो उसको देखता है तो बेटा यहाँ पे बनती है लाइन ऑफ साइट, और जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसकी हमें डेफिनेशन भी याद करनी है, इसकी हमें क्या करनी है बेटा डिफाइन, हमें डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए इसको, इसकी डेफिनेशन भी हमें क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन के बाद हम लोग बात करते हैं, ये होती है बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन। यहां पर ये जो ग्राउंड है वो क्या कहलाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। और यहां पर क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम लोग ऊपर की ओर देखते हैं, जब हम लोग ऊपर की ओर देखते हैं तो बेटा कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम लोग कहीं जैसे हम ऊपर छत पे खड़े हुए हैं या फिर हम लोग नीचे की ओर देख रहे हैं, जब हमारी आंख ऊपर है हॉरिजॉन्टल लाइन से है और जब हम लोग नीचे की ओर देखते हैं तो लाइन ऑफ साइट यहां बनती है, लाइन ऑफ साइट, और नीचे देखने पर जो एंगल बनता है वो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दोनों की डेफिनेशन याद करनी है आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की डेफिनेशन याद करनी है। और तीसरी जो डेफिनेशन है वो है लाइन ऑफ साइट। तो यहां पे तीनों डेफिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आ चुकी हैं और आने के चांस भी हैं। अब सबसे बात करते हैं कि हाइट ऑफ ट्री हो या हाइट ऑफ पोल हो, अगर जिस पोल की हाइट है और उसकी हम शैडो की चेक करें, अगर एंगल बनता है 45 डिग्री पर, तो 45 डिग्री पर हाइट और डिस्टेंस हमेशा सेम होती है। 45 डिग्री पर हाइट और डिस्टेंस हमेशा सेम होती है। हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 जो होता है उसका नाम है सर्कल। सर्कल के बारे में हम लोग जानेंगे। सर्कल जो होता है वो इनफाइनाइट पॉइंट से बना होता है। अगर सर्कल जब इनफाइनाइट पॉइंट से बना होता है तो जो इनफाइनाइट पॉइंट जो बने हैं इसमें अंदर, तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें इनफाइनाइट टेंजेंट होती है। कितनी टेंजेंट होती है बेटा, एक सर्कल के अंदर कितनी टेंजेंट हो सकती है, इनफाइनाइट टेंजेंट होती है। अगर एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट टेंजेंट होती है तो एक टेंजेंट कितने पॉइंट से बनता है, तो एक टेंजेंट को बनने के लिए ओनली 1 पॉइंट की जरूरत होती है। तो एक टेंजेंट किससे बनता है, ओनली 1 पॉइंट से। ओनली किससे बनेगा बेटा, 1 पॉइंट से हमारा एक टेंजेंट बनेगा। ओनली किससे बनेगा बेटा, 1 पॉइंट से हमारा एक टेंजेंट बनेगा। सेकंड हम बात करते हैं सेकंड या सेकंड की बात करेंगे। ये हमेशा जब भी कोई लाइन, जब भी किसी सर्कल में कोई भी 2 पॉइंट से होकर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो जब 2 पॉइंट से कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसको कहते हैं सेकंड। क्या कहते हैं उसको, सेकंड। यहां पर हम बात करते हैं कोई भी सर्कल है, इसका जो सेंटर है O है और ये हमारा रेडियस है। यहां पर हम बात करते हैं P एक टेंजेंट है,
तो पी क्यू क्या है, यहां पर हम लोग टेंजेंट बात करेंगे तो यहां पर रेडियस और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है, रेडियस और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा जहां पर बनता है वहां पर एक एंगल फॉर्म होता है 90 डिग्री का। एंगल कितने का फॉर्म होता है बेटा, 90 डिग्री का। अब यहां पर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो लेंथ ड्रॉ की है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो लेंथ ड्रॉ की है, टेंजेंट ड्रॉ की है, और वो हमेशा टेंजेंट एक दूसरे को क्या करती है, एक दूसरे की इक्वल होती है। हमेशा वो जो टेंजेंट है वो एक दूसरे से क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। जैसे हम बात करते हैं पी ए इक्वल है पीवी के। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक सर्कल में ओनली ज्यादा से ज्यादा टू पैरेलल लाइंस हो सकती है। एक सर्कल के अंदर मोस्ट कितनी लाइन हो सकती हैं, टू पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं, टू पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11 की। चैप्टर नंबर 11 का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। हम एरिया, सर्कल से हम एरिया को रिलेटेड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सर्कल क्या होता है। तो सर्कल के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं ऑलरेडी। तो सर्कल के बारे में हमें क्या है, इंपोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। तो इंपोर्टेंट फैक्ट जो दिया गया है, यहां पर एक सर्कल बना हुआ है, ये हमारे पास ओ और ओ बी क्या है, रेडियस है। तो यहां पर ये जो बन रहा है, जो ये पार्ट, इसको कहते हैं सेक्टर। इसको क्या कहते हैं बेटा, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। इसे कहते हैं माइनर सेक्टर, इसको कहते हैं हम मेजर सेक्टर, इसको कहते हैं हम मेटा माइनर सेक्टर, इसको हम कहते हैं मेजर सेक्टर। तो इनकी डेफिनेशन भी याद करनी है। सेक्टर किसे कहते हैं, व्हाट इज द डिफाइन ऑफ सेक्टर, व्हाट इज द मीन ऑफ सेक्टर। तो अब सेकंड बात करेंगे लेंथ ऑफ आर्क। तो यहां से जो ए पी बी जो बन रहा है वो आर्क है, वो क्या है बेटा, ये से कहते हैं माइनर आर्क। और ये जो बड़ा आर्क बन रहा है ए क्यू बी, इसको कहते हैं मेजर आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा एरिया ऑफ द सेगमेंट। सेगमेंट कहां बनता है, तो यहां पे हमारे पास जो सेगमेंट बन रहा है, ये आप देख रहे होंगे इसमें। तो यहां पर जो सेगमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल। कहने का मतलब होता है कि इस पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से जब इस ट्रायंगल को हम माइनस करते हैं तो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट निकल के आता है। एरिया ऑफ सेगमेंट बनता है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। और नेक्स्ट फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल का और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, जो हम छोटी क्लासों में सीख चुके हैं, नाइन्थ क्लास में हम सीख चुके हैं। तो ये फॉर्मूले यहां से पेपर में आपको फॉर्मूला या आपको वन वर्ड या टू फॉल्स या मैचिंग में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से हम लोग चैप्टर नंबर 12 को समझेंगे। मोड का, मोड को जहां पर हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं तो वहां पे मोड होता है। मॉडल क्लास में हम देखते हैं इसमें, तो जहां पर एल जो है वो लोअर लिमिट को रिप्रेजेंट करता है और जो F1 है वो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। F0 होता है उसके जो प्रीसीडिंग फ्रिक्वेंसी है उसको रिप्रेजेंट करता है। F2 है यहां पर, तो और जो H होता है उसे कहते हैं क्लास साइज। H को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा क्लास साइज, क्लास साइज। और यहां पर ये फॉर्मूला मोड का होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है बेटा मीडियन का, L प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ। सी एफ का मतलब होता है कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो पेपर में सबसे ज्यादा आता है, पेपर में सबसे ज्यादा आता है फॉर्मूला 3 इंटू मीडियन मोड प्लस 2 इंटू मीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी में हम लोग जानते हैं कि सबसे मेन एक ही फॉर्मूला होता है ना। यहां पर प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस। और चांस जैसे हम बात करते हैं किसी इवेंट की, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। जैसे कोई भी हमसे पूछा जाता है वो फेवरेबल होता है और टोटल जो होता है वो उसमें आपका हम बात करते हैं बेटा टोटल पॉसिबल आउटकम। जैसे फॉर एग्जांपल डाई की बात करें तो डाई में टोटल आउटकम्स होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। अगर दो डाई को फेंकेंगे, दो डाइस को फेंकेंगे तो टोटल आउटकम्स बनेंगे 36। अगर 3 डाइस को फेंकेंगे तो हमारे टोटल आउटकम्स बनेंगे 216। इसी प्रकार एक कॉइन को थ्रो करेंगे तो हमारे आउटकम्स बनेंगे बेटा 2। अगर 2 कॉइन्स को हम फेंकेंगे तो हमारे पास जो आउटकम्स बनेंगे बेटा 4 बनेंगे। अगर हम 3 कॉइन्स को फेंकेंगे तो हम चाहे तो एक कॉइन को 3 बार फेंकेंगे तो जो टोटल आउटकम्स बनेंगे बेटा 8 बनेंगे। कितने बनेंगे? इसी प्रकार से हम लोग को कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। टोटल कार्ड्स होते हैं 52, ब्लैक होते हैं 26 और रेड होते हैं 26। फेस कार्ड होते हैं 12, ब्लैक फेस कार्ड 6 होते हैं और रेड फेस कार्ड 6 होते हैं। इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं 4 तरीके के हमारे कार्ड्स होते हैं। एक होता है बेटा स्पेड और एक होता है क्लब, इनको ब्लैक कार्ड्स में रखा गया है। ऐसे ही होता है एक डायमंड और एक होता है हार्ट्स, इसको हमने बेटा रेड कलर के कार्ड्स में होता है। और ये टोटल नंबर की काउंटिंग बात करेंगे तो ये 13 होते हैं। कितने होते हैं बेटा?
13 होते हैं। और आपको पता है जिसमें पहला जैसे किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है, 10 9 8 7 से हम एस तक पढ़ते हैं टोटल 13। अब यहां पर बात करते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है? जब भी आपसे पूछा गया कि कभी कोई भी चीज आपसे पूछा गया कि आपको आंसर देना है हाँ या ना में, तो आप हाँ बोलोगे या ना बोलोगे, तो ऐसे चांस को अपन बोलते हैं 50% 50%। और जहां बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है या 0 से ग्रेटर होती है, 1 होती है 1 से लेस होती है। कभी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर माइनस में नहीं होता, कभी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 से ज्यादा नहीं होता। अगर 0 होती है तो उसे कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और अगर जो प्रोबेबिलिटी जिसका आंसर 1 होता है उसको कहते हैं सर्टेन या श्योर इवेंट। सर्टेन या श्योर इवेंट, प्रोबेबिलिटी का होना और प्रोबेबिलिटी का न होना, प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इक्वल टू कितना होता है? 1। एलिमेंट्री इवेंट, जब हम पूरे इवेंट को प्लस करते हैं तो उनका जो उनको एलिमेंट्री इवेंट बनाते हैं तो उसका आंसर होता है 1। ई और ई नॉट हमेशा अपने आप में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होते हैं। और आपको आगे की जो भी और जानकारी है उसके लिए हम आगे की वीडियो में और बताते रहेंगे आपको इस प्रकार की। और नेक्स्ट